हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन। और आज फिर हम शुरू करने वाले हैं प्रोक्योरमेंट ग्लॉसरीज के कुछ एमसीक्यूज। और यहाँ पर डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज आपको हेल्प करेंगे आगे आने वाले पूरे चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस होंगे कंसल्टेंसी के ऊपर, जो क्वेश्चंस होने वाले होंगे वहाँ जरूर हेल्प करेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी सीधे सीधे आ सकते हैं। तो ये करने के बाद में आपके पास क्लैरिटी होगी, आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस और स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं इन क्वेश्चंस में आज क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, डैश मीन्स द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी by the procuring entity in conducting its procurement process with bidder for the acquisition of goods, supply, works, services, aims of the open, non-discriminatory and efficient procurement through transparent procedure। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एक इस टाइप की चीज है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसके यूज से प्रोक्योरमेंट जो है प्रोक्योरमेंट काफी अच्छा किया जाएगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। बिडिंग में जो भी गुड्स होंगी, वर्क्स होंगे या सर्विसेज होंगी, वो चीजें क्या करेंगी, बहुत ही ट्रांसपेरेंट मोड में और एफिशिएंट तरीके से हो सकती है। तो ऐसी चीज को हम बोलते क्या है, इसको क्या टर्मिनोलॉजी बोलते हैं? तो क्या ये बिड हो सकता है, क्या ये टेंडर हो सकता है, क्या ये ई प्रोक्योरमेंट हो सकता है? सबसे पहली बात है, अगर हम बिड लिखते हैं तो बिड तो काफी सारे मोड में हो सकता है। हम चाहें तो मैनुअल भी करवा सकते हैं ये सारी चीजें। टेंडर भी बिड का एक पार्ट ही हो गया, ठीक है। तो इनमें कहीं पर भी हमें ये फिक्स नहीं है कि ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ई प्रोक्योरमेंट कंप्लीटली हमें पता है कि वो एक इसी टाइप का प्रोक्योरमेंट का तरीका है जिसमें क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा ई प्रोक्योरमेंट। तो यहां से आपको पता चल गया कि आंसर हमें क्या लगाना है, ई प्रोक्योरमेंट। तो आंसर हम लगा देंगे, ये आ गया हमारा ई प्रोक्योरमेंट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये बहुत बार आपके इस पूरे जो कंसल्टेंसी की मैनुअल है उसके बारे उसमें बहुत बार ये चीज टॉपिक आने वाला है, और वहाँ काफी कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकती है, कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस पे। तो इसलिए हम इसको देख लेते हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो होती है वो क्या है? क्या वो एक बॉडी है जो कि इनकॉर्पोरेट की गई है कंपनी एक्ट के द्वारा, या स्टैब्लिश करी गई है अदर एक्ट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है, या फिर सेंट्रल एंटरप्राइजेस उसमें 50% इशू करती है शेयर कैपिटल्स को, यानी कि 50% शेयर्स हैं। आप सीधा सीधा ये समझिए। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ओनली वन सही है, क्या ओनली टू सही है, या बोथ ए वन एंड टू सही है, या ऑल सही है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है वो क्या है। वो एक कंपनी एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश की जाती है, यानी कि उनका जो इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी एक्ट के द्वारा होता है। कंपनी एक्ट के द्वारा इनको स्टैब्लिश किया जाता है, और साथ ही में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओन करती है, ठीक है। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंपनी एक्ट के द्वारा अगर बना तब भी ऐसा हो सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और एक्ट के द्वारा बना देती है इसको, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओन करती है, तब भी हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, सेंट्रल एंटरप्राइजेस का जो शेयर है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर वो कंपनी एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश की गई या किसी और एक्ट के द्वारा भी स्टैब्लिश की गई, और साथ ही में उसका क्या हुआ, 50% से ज्यादा स्टेक है उसके पास में, तो वो क्या हो जाएगी, एक पब्लिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाएगी। तो ये सारी कंडीशंस हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि उसमें ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। कंपनी एक्ट के द्वारा बनी हो, पूरी गवर्नमेंट की ओन हो, या फिर 50% उसका शेयर हो, तब भी ये चल सकता है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो हो गया फिर फोर्थ, एंड दैट इज ऑल। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोक्योरिंग एंटिटी है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ प्रोक्योरिंग एंटिटी। एक ऐसी एंटिटी जो कि प्रोक्योरमेंट करने जा रही है। प्रोक्योरमेंट मतलब गुड सर्विस या कंसल्टेंसी को लेने वाली है, जिसकी सर्विसेज को वो ले सकती है, तो प्रोक्योरिंग एंटिटी। तो अगर कोई सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो एक सिक्योर, वो क्या है, प्रोक्योरिंग एंटिटी है। तो उसके पास क्या क्या चीजें वो कर सकती है? तो ऑप्शन वन दिया है, टू दिया है और थ्री दिया है। ऑप्शन वन सही हो सकता है, या बोथ टू एंड थ्री हो सकता है, या बोथ वन एंड
3 हो सकता है या सारे सही हो सकते हैं। तो पहले एक एक ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है ऑथराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एन ऑर्डर मेड इन दिस बिहाफ टू मेक प्रोक्योरमेंट फॉर वन और मोर प्रोक्योरिंग एंटिटी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसको गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी किसी ऑर्डर से, ठीक है, किस चीज के लिए? प्रोक्योरमेंट के लिए। अब किसके प्रोक्योरमेंट के लिए? या तो किसी एक एंटिटी के लिए या किसी उससे भी ज्यादा एंटिटी। मान लीजिए कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, वो थोड़ा थोड़ा प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई कुछ कुछ और ऐसी चीज नहीं है। तो सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन उनके बिहाफ पर क्या करेगी? प्रोक्योरमेंट कर सकती है। दूसरा, उसको अगर ऑथराइज कर दिया गया है तो वो एंटर कर सकती है रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जो रेट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो भी क्या है? सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। साथ ही में वो ये बना सकती है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट बाय अदर प्रोक्योरिंग एंटिटीज। यानी कि मान लीजिए कोई अदर प्रोक्योरिंग एंटिटी है और वो चाहती है कि हम प्रोक्योरमेंट करें, तो उस केस में उसके लिए फ्रेमवर्क कौन देगी? एग्रीमेंट के जो फ्रेमवर्क है वो सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन देगी। तो अभी आपको पता ही है कि सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन अभी फिलहाल एक है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। वो प्रोक्योरमेंट एंटिटी एक ही है अभी, और वो गवर्नमेंट किसी और को भी बना सकती है, धीरे वो मतलब अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में मुझे उसका नाम बताएं जो कि सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन अभी फिलहाल है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 भी 2 करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो आंसर 4 लगा देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कंसल्टेंसी में इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर कहीं पे कंसल्टेंसी की बात होगी तो कंसल्टेंसी है क्या चीज? हमें पता है गुड्स, तो हमें पता चल गया क्या होता है, सर्विस भी पता चल गया, लेकिन ये कंसल्टेंसी क्या होता है? तो यहाँ 3 चीजें दी हुई है। अब उनके ऑप्शंस बोले या तो दो 1 और 2 हो सकता है, 2 एंड 3 हो सकता है, 1 एंड 3 हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। तो चलेंगे देखेंगे, एक एक को एनालाइज करेंगे। पहले देखेंगे स्मॉल वर्क्स और सप्लाई ऑफ गुड्स और अदर सर्विसेज। एक्चुअल में क्या है कि जो गुड्स होती है या सर्विसेज होती हैं वो तो अलग ही होता है, लेकिन कंसल्टेंसी के अंदर भी गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है। वर्क भी, स्मॉल वर्क्स भी हो सकते हैं, गुड्स भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है। लेकिन ये क्या है? किसी और कॉन्सिक्वेंशियल या इंसिडेंटल वर्क के लिए दी जाएगी। मतलब मान लीजिए कि कुछ पर्टिकुलर गुड्स सर्विस या सप्लाई कुछ चल रही है, वहां पर अगर कुछ और चीजों की, वर्क की या सप्लाई ऑफ गुड्स की या सर्विसेज की जरूरत होगी तो वो भी कंसल्टेंसी के अंडर में ही आएगा, ठीक है। तो कंसल्टेंसी के द्वारा वो चीजें सप्लाई की जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, कहा और क्या क्या हो सकता है। नंबर 2, एडवाइजरी एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विसेज। कहीं पर हमें एडवाइजरी सर्विसेज देनी है, ये प्रोडक्ट रिलेटेड या प्रोजेक्ट रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी है, तो वहां क्या होगा? वहां भी हमारा क्या होगा? ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? एडवाइजरी और प्रोजेक्ट रिलेटेड में क्या हो गया? एडवाइजरी का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो? पॉलिसी क्रिएशन के लिए बता रहे हो कि जो पॉलिसीज हैं वो कैसे होंगी, या फिर उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सब एडवाइजरी और प्रोजेक्ट रिलेटेड हुई। एक्सपर्ट और स्ट्रैटेजिक एडवाइजेस क्या हुई? मान लीजिए कि अब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक बिल्डिंग क्रिएट करवानी है, तो बिल्डिंग तो वो क्रिएट करवाने के लिए सारा सामान ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, सारी चीज करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्डर्स को दे दी जाएगा। लेकिन उस बिल्डिंग में आपको एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए, स्पेशल चीजें चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कंसल्टेंसी को हायर करना पड़ेगा। तो वो कंसल्टेंसी जो होगी, ये कंसल्टेंट होंगे, वो क्या करेंगे? वो एक्सपर्ट एडवाइस देंगे, यानी कि इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल जो सर्विसेज होगी वो देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसल्टेंसी के अंदर एक्सपर्ट और स्ट्रेटेजिक एडवाइजेज हो गई, जैसे कि जो प्रोजेक्ट रिलेटेड, वो जैसे कि हो गया कि इंजीनियरिंग की हो गई, आर्किटेक्चरल की हो गई, और हो गई आपकी अकाउंटिंग की, ये सारी चीजें। और साथ में एडवाइजर और प्रोजेक्ट रिलेटेड जैसे पॉलिसी मेकिंग, ये सारी चीजें होगी। उसके अलावा स्मॉल वर्क्स हुए, ये सप्लाई ऑफ गुड्स और अदर सर्विसेज जो कि कॉन्सिक्वेंशियल है किसी और चीज के लिए, यानी कि पहले से कुछ हो रहा है उसके लिए जो है, उसके लिए अलग से स्मॉल वर्क या स्मॉल सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है या अदर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो यानी कि फर्स्ट भी करेक्ट है,
सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। अब आंसर हो गया 4, तो 4 लगाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश मीन्स अ डॉक्यूमेंट एंड एनी अमेंडमेंट देयर टू पब्लिश और नोटिफाइड बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटी। यानी कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसी चीज है जो एक डॉक्यूमेंट है, जो कि क्या है, पब्लिश किया जाता है या नोटिफाई करा जाता है प्रोक्योरिंग एंटिटी बाय के द्वारा, विच इन्फॉर्म पोटेंशियल बिडर दैट इट इंटेंड्स टू प्रोक्योर। यानी कि अब किसी प्रोक्योरिंग एंटिटी को कुछ चीज खरीदनी है, प्रोक्योर करनी है, या सर्विस लेनी है, या कोई वर्क करवाना है, तो वो क्या करेगा, एक नोटिस को लगा देगा। ठीक है, उस चीज को, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है इनविटेशन टू बिड, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। ठीक है, अब इसमें पता होना चाहिए, इस केस में अगर हम कहीं पे इनविटेशन टू बिड है तो वहां भी वो एक डॉक्यूमेंट है, वो भी क्या है, वो यही बता रहा है कि हाँ प्रोक्योरमेंट करनी है। रिक्वेस्ट प्रपोजल हो रहा है, वो भी यही बता रहा है, और साथ में नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है तो वो भी यही बता रहा है। तो यानी कि तीनों के तीनों ही हो सकते हैं, 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। लेकिन ऑप्शन कोई एक लगाना है तो आंसर लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, इन क्वेश्चंस को हम आगे कंसल्टेंसी के मैनुअल पे जब हम और ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे वहां पर हमें ये काम आएगा। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, और हमारे ऐप पर जाकर आप टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप डेली क्विजेस को कर सकते हैं। साथ ही हम आगे आने वाले जैसे जैसे एग्जाम्स आते जाएंगे आपके लिए और भी कंटेंट प्रोवाइड करते जाएंगे। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल और पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।